हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन के क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसके अलावा मुझे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के जो क्वेश्चंस मिले हैं, कुछ आराम से 13-14 क्वेश्चन जो हैं, आराम से 14 या 15 क्वेश्चन होंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के मिक्स क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ये रह गए थे तो वो भी मैं करवा दूंगी इस लेक्चर में, अभी लेके आई हूँ मैं। और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के क्वेश्चंस है, और इसके अलावा जीन साइलेंसिंग जो है वो पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू हैव क्रिएटेड अ फ्यूजन बिटवीन द ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। लेट्स सपोज कि जैसे आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है मनीषा, ठीक है। उसने सोचा कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन लैकोपेरॉन तो सब पढ़ते हैं, आज मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। ठीक है। उसने क्या किया, उसने जीन है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के, जीन किसके हैं? ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के। ट्रिप ई डी सी बी ए ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के जीन्स हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, फ्यूजन किया ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का, किसके साथ में? लैक ऑपरेटर। ऑपरेटर किसका ले लिया? लैकोपेरॉन का। तो यहाँ प्रमोटर है, रेगुलेटरी जीन है, ऑपरेटर जो है ये लैक ऑपरेटर है, लैक ओपेरॉन का ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये चीजें हमारी लैक ओपेरॉन की हैं, तो अगर लैक्टोज नहीं होगी तो ये एक्टिवेशन नहीं होगा और ट्रिप्टोफेन के जीन सिंथेसाइज नहीं होंगे। समझ रहे हो कितना दिमाग लगाया इसने? जो रेगुलेट करने वाली जीन्स हैं उन्हीं को लैक्टोज का कर दिया, और जो जीन हमारे मेनली सिंथेसाइज होने वो ट्रिप्टोफेन के ही जीन है। तो ट्रिप्टोफेन के जीन को सिंथेसाइज होने के लिए लैक्टोज की प्रेजेंस जो है रिक्वायर्ड है। समझ में आ गई बात? अब जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे बढ़ेगी और इन सारे जीन को क्या करवाएगी? सिंथेसाइज करवाएगी। क्लियर है? सो ओनली, तो ये यहाँ पर पूछा गया कि ट्रिप्टोफेन सिंथेज जो है कब इंड्यूस होगी? जब दोनों लैक्टोज और ग्लूकोज एब्सेंट होंगे, नो। जब लैक्टोज और ग्लूकोज प्रेजेंट होंगे, नो, क्योंकि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैक ओपेरोन तो वहां पर काम करेगा ही नहीं, लैक ऑपरेटर तो काम करेगा ही नहीं। ओनली व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, नहीं लैक्टोज का होना तो बहुत जरूरी है अगर हमें एक्टिवेट करवाना है तो। ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, बिल्कुल। और लैक्टोज कब प्रेजेंट होगा? जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा। और लैक्टोज प्रेजेंट है तभी ट्रिप के जीन जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, मनीषा ने फ्यूजन कर दिया है दोनों ओपेरॉन का। क्लियर है? सो इट्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब होता है टर्मिनेशन। एटीन्यूएशन मीन्स टर्मिनेशन। Termination is a mechanism involved in the regulation of tryptophan operon in E. coli when tryptophan level are high. जब ट्रिप्टोफेन का लेवल हाई होता है, तो मैंने क्या कहा था, ट्रिप्टोफेन का लेवल हाई होता है तो यहाँ पर बेसिकली 3 और 4 के बीच में पेयरिंग होती है, और 1 और 2 के बीच में पेयरिंग यहाँ होती है। और क्या देखने को मिलता है, जब ट्रिप्टोफेन का लेवल हाई होता है तो यहाँ पर टर्मिनेशन सिग्नल दिया जाता है, एंड टर्मिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एटीन्यूएशन। तो एटीन्यूएशन सिग्नल दिया जाता है, और ये कब होता है? जब ट्रिप्टोफेन का लेवल हाई है। ट्रिप्टोफेन का लेवल हाई है तो बोला जाता है और मत ट्रिप्टोफेन सिंथेसाइज करो, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिप्टोफेन है। तो यही चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है कि अगर यहाँ पर 3 और 4 के बीच में पेयरिंग हो रही है तो क्या होगा। तो यहाँ पर है, रीजन 2 पेयर विद रीजन 3 अलाउ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, कि जब 2 और 3 के बीच में पेयरिंग होती है, अलाउिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर मेनली आपसे क्या पूछा गया है, this allow the pairing of region 3 and 4 leading to the formation of row independent termination. What would be the structure of trip L in E. coli where protein synthesis has been inhibited? आपसे मेनली 3 और 4 के बीच में अगर पेयरिंग हुई है तो उसके बारे में पूछा गया, ना कि 2 और 3 के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 3 और 4 के बीच में पेयरिंग होगी तो क्या हो। देखिए,
क्या देखने को मिलता है? तो 3 और 4 के बीच में पेयरिंग होती है तो एटीन्यूएशन देखने को मिलता है। और हम बेसिकली एटीन्यूएशन मैकेनिज्म ही यहाँ पर पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो यही होगा कि रीजन 1 और 2 पेयर कर चुके हैं तो 3 और पेयर को अलाउ करेंगे, और 3 और पेयर को अलाउ किया गया है तो क्या हो जाएगा? एटीन्यूएशन या टर्मिनेशन होगा। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में भी फ्यूजन किया गया है लैकोपेन और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लैकोपेरोन का ही रेगुलेटर है, लैकोपेरोन का ही ऑपरेटर है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर अगर यहाँ पे आपने इस तरीके से लैकोपेरोन का ही रेगुलेटर लिया है, लैकोपेरोन का ही ऑपरेटर लिया है, जीन सारे के सारे पांचों जीन ट्रिप्टोफेन के जीन हैं, ठीक है, पांचों जीन ट्रिप्टोफेन के। इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, इस तरीके से आपने तो यहाँ पर ये एक्टिवेट कब होगा? ये तब होगा जब लैक्टोज प्रेजेंट है। समझ रहे ना, वही कंसेप्ट आ गया, लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है, ये तब चलेगा ये सिस्टम। तो वही यहाँ पर भी वही चीज लगेगी। सो ट्रिप्टोफेन विल बी सिंथेसाइज इन अ मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज। बिल्कुल, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ट्रिप्टोफेन सिंथेसाइज होगा। ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस विल बी रिप्रेस इन अ मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज। बिल्कुल, अगर ग्लूकोज है तो लैकोपेरोन काम नहीं करेगा, लैकोपेरोन काम नहीं करेगा तो रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ट्रिप जीन जो है सिंथेसाइज नहीं होंगे। तो ट्रिप जीन का सिंथेसिस नहीं होगा अगर ग्लूकोज है तो। ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन इन मीडियम। कि ट्रिप्टोफेन का सिंथेसिस जो है देखने को मिलेगा ओनली, ओनली बोला गया, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ट्रिप्टोफेन इन द मीडियम। कि अगर सफिशिएंट ट्रिप्टोफेन है तो ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस देखने को मिलेगा, मतलब ट्रिप्टोफेन बहुत ज्यादा है फिर भी क्या देखने को मिलेगा? तब तो टर्मिनेशन सिग्नल दे दिया जाता है। तो ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है क्वेश्चंस में। यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पर बाई डायरेक्शनल प्रोमोटर यूज किया गया है, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हो। यहाँ पर दो डायरेक्शन में, एक देखिए इधर के साइड में प्रमोटर काम कर रहा है, इधर के साइड अगर प्रमोटर काम कर रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगी और रिपोर्टर जीन 2 का एक्सप्रेशन करवाएगी। ये वाला जो प्रमोटर है इधर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी और ये रिपोर्टर जीन 1 का एक्सप्रेशन करवाएगी। तो दो साइड में यहाँ पर बाई डायरेक्शनल प्रमोटर है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड साइड में काम करवा रहा है। और इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पर एक्स है, ठीक है, एक्स रेगुलेटरी है। Activity of promoter is recorded in presence of increasing level of E. coli encoded regulatory protein which bind to DNA element X. तो यहाँ पर X की प्रेजेंस में यहाँ पर एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है कि जब रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है। तो जब रेगुलेटरी जीन जो है X क्या है? X यहाँ पर बोला गया है X रेगुलेटरी जीन है जो कि इसको रेगुलेट कर रहा है, जो कि दो प्रमोटर को रेगुलेट कर रहा है। एक कर रहा है प्रमोटर ए को और एक कर रहा है कैपिटल ए प्रमोटर को। ये वाला प्रमोटर जो है रिपोर्टर जीन 1 के लिए है और ये वाला रिपोर्टर जीन 2 के लिए है। तो यहाँ पर जीन जब प्रेजेंट है, जब ये रेगुलेटरी जीन जब प्रेजेंट है तो यहाँ पर ग्राफ में देखिए क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला है रिपोर्टर जीन का। रिपोर्टर जीन जो 1 है, इस रेगुलेटर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? इसका लेवल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन जो है ये लेवल इसका डिक्रीज होता जा रहा है। किसका? रिपोर्टर जीन 1 का। तो रिपोर्टर जीन 1 का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है रेगुलेटरी जीन की प्रेजेंस में। इसका क्या हो रहा है? इसका रेगुलेटरी जीन की प्रेजेंस में लेवल जो है डिक्रीज हो रहा है। जबकि जब रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है तो आप देखिए जो रिपोर्टर जीन 2 है इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। रिपोर्टर जीन 2 का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है रिपोर्टर जीन 2 का। तो अगर ये प्रेजेंट है तो रिपोर्टर जीन 2 का लेवल बढ़ रहा है, ये है ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो so above experiment is repeated in mutant E. coli with mutation which abolish binding of regulatory protein to element X. तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन्होंने विच अबोलिश बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन टू एलिमेंट एक्स। अब की बार जो यहाँ पर बाइंडिंग जो है रेगुलेटरी प्रोटीन की एक्स एलिमेंट के साथ में वो नहीं हो रही, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन जो है इसकी बाइंडिंग एक्स एलिमेंट के साथ में नहीं हो रही, आप कह सकते हो अब ये एब्सेंट कह सकते हो, म्यूटेटेड कह सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा गया क्या होगा? तो इस कंडीशन में देखिए जब ये प्रेजेंट था
तो ये पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा था रिपोर्टर जीन 2 को, अभी एब्सेंट है तो रिपोर्टर जीन 2 रेगुलेट नहीं हो पाएगा, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसका, रेगुलेटरी जीन 2 का। और जब ये प्रेजेंट था एक्स, तो ये जो रेगुलेटरी जीन एक्स प्रेजेंट था, तो ये रिपोर्टर जीन 1 के लेवल को डिक्रीज कर रहा था, ये इफेक्ट था। अभी एब्सेंट है तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, इसके एब्सेंस में बढ़ जाएगा रिपोर्टर जीन 1 का। तो कौन से ग्राफ में दिया गया है, फर्स्ट वाले में तो दोनों 100% होंगे नहीं, सेकंड वाले में आप देख सकते हो जो ये वाली लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये हमें पता है कि रिपोर्टर जिन 1 को बता रही है, तो रिपोर्टर जिन 1 का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, एक में बढ़ता बढ़ता दिखाया जा रहा है, और रिपोर्टर जिन जो 2 है इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर घटता दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि अगर रेगुलेटरी प्रोटीन है ही नहीं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी 100% कैसे रह जाएगा 2 का एक्सप्रेशन, इसका तो बिल्कुल बेस सेल लेवल पे आ जाएगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा, बेस सेल लेवल पे, क्योंकि ये इंक्रीज ही कब करता है, जब एक्स प्रोटीन प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग में 100% यहाँ पर कैसे एक्सप्रेशन हो जाएगा, नहीं। थर्ड वाले में देखिए दोनों का ही बेस सेल लेवल पे है, नहीं। फोर्थ वाले में देखिए सेकंड वाले का बेस सेल लेवल पे आ गया है, और फर्स्ट वाले का 100% हो गया, ये करेक्ट है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है ये बताई गई है ट्रिप्टोफेन सिंथेज की, किसकी एक्टिविटी है, ट्रिप्टोफेन सिंथेज की। तो ट्रिप्टोफेन के एब्सेंट में इतनी एक्टिविटी कर रही है ये ट्रिप्टोफेन सिंथेज एब्सेंस में, और ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस में इतनी कर रही है। अब क्या किया इन्होंने, जो ट्रिप्टोफेन कोडोन है लीडर सीक्वेंस में, लीडर सीक्वेंस पढ़ा था ना हमने, तो लीडर सीक्वेंस में जो ट्रिप्टोफेन के कोडोन्स है उनको म्यूटेट कर देगा ट्रिप्टोफेन को, किसके साथ, एलेनिन अब यहाँ आ गया है। अब अगर यहाँ एलेनिन आ गया है तो चाहे ट्रिप्टोफेन एब्सेंट या प्रेजेंट हो, लेवल क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने अमीनो एसिड ही चेंज कर दिया, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ, इनको करिए। या फिर मैं इन क्वेश्चंस को एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट करवा रखे हैं आप। देखो ये मैं बता देती हूँ, जो जो मैंने करवा नहीं रखे वो मैं बता देती हूँ, जो मैंने करवा रखे उनको एज अ होमवर्क आप करना। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो केवल मैं इनका आपको एक क्लू दे देती हूँ। जैसे यहाँ पर बोला गया है एन फोरमाइल मिथियोनिन जो है फर्स्ट अमीनो एसिड है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में हमें पता है फोरमाइल मिथियोनिन होता है, और ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम जो है, ट्रांसफॉर्माइलेज जो होती है इसको ऐड करती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये पूछा गया है कि accordingly one would think all bacteria protein have formyl group at their amino terminal and the first amino acid is methionine, however this is not the case because of the possible reason कि अब यहाँ पर मिथियोनिन है, फोर्माइल मिथियोनिन नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो फोर्माइल को किसने हटा दिया, कौन हटा सकता है फोर्माइल को, क्योंकि फोर्माइल मिथियोनिन से मिथियोनिन बन गया है, फोर्माइल मिथियोनिन जो है अब उससे ये मिथियोनिन है, तो फोर्माइल ग्रुप कौन हटाता है, डी फोरमाइलेज हटाता है ना। पहला तो करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट है यानी पी करेक्ट है। इसके अलावा एस वाला पढ़ो, डी फॉर्माइलेज रिमूव द फॉर्माइल ग्रुप एज वेल एज अमीनो टर्मिनल मिथ्योनिन की, फॉर्माइलेज जो है फॉर्माइल ग्रुप को तो हटाता ही हटाता है, मिथ्योनिन को भी हटाता है, ऐसा तो है नहीं। एस वाला इनकरेक्ट, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है डी वाला ये कट जाता है। इसके बाद हमारा बचता है आर वाला अमीनो पेप्टाइडेज, अमीनो यानी अमीनो पेप्टाइडेज यानी किसको रिमूव कर रहा है, एज यानी इंजाइम है जो किसको रिमूव कर रहा होगा, रिमूव द अमीनो टर्मिनल मिथ्योनिन, अमीनो पेप्टाइडेज, समझ रहे हो, एज है तो ये इंजाइम है, रिमूव किसको करेगा, अमीनो एसिड्स को भी, तो रिमूव द अमीनो टर्मिनल मिथ्योनिन, ये मिथ्योनिन को रिमूव करता है। फॉर्माइल ग्रुप को कौन रिमूव कर रहा है, फॉर्माइल ग्रुप को डीफॉर्माइलेज रिमूव करता है, और मिथ्योनिन को कौन रिमूव करता है, मिथ्योनिन को रिमूव करता है, ये वाला आप लिख भी सकते हैं, वैसे मैंने लिखवा रखा है ये, फॉर्माइल ग्रुप रिमूव्ड बाय
deformylase and methionine by अमीनोपेप्टाइडेस। तो मिथ्योनिन को हटाने के साथ साथ ये कुछ अमीनो एसिड को भी हटाता है, तो इसका पी और आर है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पूछा गया प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही पाई जाती है, और ये क्या करती है, ये जनरली मिमिक करने का काम करती है। क्या काम होता है इसका, ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज जो एंजाइम होती है उसकी मिमिक्री करती है, और किससे बाइंड कर जाएगी, टीआरएनए। ये मेनली अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, अमीनो एसिड टीआरएनए जैसा काम करती है। अमीनो एसिड टीआरएनए जैसे ये टीआरएनए है और अमीनो एसिड ने इसके ऊपर अमीनो एसिड अटैच कर दिया है, तो उसके जैसा बिहेव करेगी और ए साइड पे जाके बाइंड कर जाएगी। यही चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर। और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही ये पाई जाती है। ये वाला मैं बता चुकी हूँ आपको एक कंसेप्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ पर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज के बारे में आपसे पूछा गया है। मैं बता चुकी हूँ कि इसके पास कैटालिटिकल पॉकेट भी होती है और एडिटिंग पॉकेट भी होती है। इनके पास में एडिटिंग पॉकेट जो इसके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, कि अगर गलत अमीनो एसिड आ गया तो उसको ये हटा देंगे। तो यही चीज पूछी गई कि इनकरेक्ट अमीनो एसिड को कैसे हटाते हैं, अगर सेम अमीनो एसिड आ गए तो रिमूव करेंगे इनकरेक्ट अमीनो एसिड को बाय हाइड्रोलाइजिंग द एएमपी लिंकेज फॉलोइंग द फर्स्ट रिएक्शन स्टेप, है ना। सबसे पहले जो अमीनो एसिड एएमपी लिंकेज हुई है, यानी अमीनो एसिड के साथ में जो एएमपी बाइंड हुआ है, सबसे पहले तो इसी को हाइड्रोलाइज करेंगे, हटा देंगे कि भाई तू गलत आया, हट जा। कैटालिटिकल पॉकेट ये काम करेगी, एडिटिंग पॉकेट ये काम करेगी, और साथ साथ में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाएगी। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अल्फा अमीनेटिन इनहिबिट करती है, आरएनए पॉलीमरेज 2 को करती है, थोड़ा सा इफेक्ट थर्ड पे भी डालती है। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होते हैं करवा चुकी हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये क्या करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स यानी आरएनए से डीएनए बनाती है। आरएनए से क्या बनाती है, डीएनए बनाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसके पास में राइबो न्यूक्लियस, राइबो यानी आरएनए, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियस यानी जो डीएनए आरएनए को डिग्रेड करे, तो ये अराइबो यानी ये आरएनए को डिग्रेड करती है, एंड पोलमरेज एक्टिविटी भी इसके पास होती है। सो अगर ये आरएनए को डिग्रेड करती है तो किस लिए यूज की जा सकती है, ये डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड। यहाँ पर जैसे कंसेप्ट मैंने आपको ग्लूटामेट और ग्लूटामीन का करवाया था, वैसे ही प्रोकैरियोट्स में जो है, प्रोकैरियोट्स में क्या देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में जनरली जो सिलेनोसिस्टीन होता है, जो सिलेनोसिस्टीन होता है ना, इसके लिए टीआरएनए नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जो इनका टीआरएनए होता है इसके ऊपर ये सेरिन ऐड करवा लेते हैं। क्या ऐड करवा लेते हैं, सेरिन, और उसके बाद इसको मॉडिफाई कर देते हैं और सिलेनोसिस्टीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास में ना सिलेनोसिस्टीन के लिए नहीं होता अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, तो इसीलिए ये ऐसा काम करते हैं, जैसे ग्लूटामेट और ग्लूटामिन का मैंने आपको बताया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला गया है प्रमोटर डिलीशन स्टडी वाज डन। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें आपको कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ये बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। A promoter deletion study was done in order to determine the binding site for a transcription factor on the promoter, which is activated with drug X. The following construct were made. कुछ construct यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट देखे हैं, और रिजल्ट से क्या पता चला, यहाँ पर आप देखो ये प्रमोटर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मान लो ये प्रमोटर बाइंड, ठीक है, ये सारे प्रमोटर हैं यहाँ पे, प्रमोटर 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 प्रमोटर। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा प्रमोटर जो है वो एक्टिवेटर है और कौन सा रिप्रेसर के जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये -1800 है और -1200, पहले ये मान लो पहले इतनी एक्टिविटी थी, -1210, ठीक है। इस एक्टिवेटर, इस प्रमोटर की देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इस चीज को आप एक बार भूल जाओ। यहाँ पर ये यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है प्रमोटर की, ठीक है।
क्या बताया गया यहाँ पर? एक्टिविटी बताई गई है प्रमोटर की, कि जब हमने ट्रीट किया ड्रग के साथ में, और एक ये कंट्रोल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देखिए जब ट्रीट किया ड्रग के साथ में, ये एक ड्रग के साथ में ट्रीट किया गया है, तो आप देखिए यहाँ पर जब ड्रग के साथ हमने ट्रीट किया तो ल्यूसीफेरेज का एक्टिविटी कितना बढ़ गया है, और 1-1201 वाले में बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कौन सी साइट होगी? एक्टिवेटर, तभी तो एक्टिविटी बढ़ रही है यहाँ पर। और जबकि आप यहाँ पर देखिए -868 और 432 में इसकी प्रेजेंस में एक्टिविटी घट रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर घट रही है। तो इनके बीच का रीजन जो होगा, यहाँ पर कौन बाइंड कर रहा होगा? रिप्रेसर, तभी तो एक्टिविटी घट रही है। तो यहाँ यही पूछा गया कौन सा रीजन एक्टिवेटर है, तो -1800 -120 के बीच में कौन सा रीजन हो सकता है? एक्टिवेटर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ रही है। और -868 और -432 के रीजन के बीच में एक्टिविटी घट रही है, यानी कौन सा रीजन होगा? रिप्रेसर यहाँ बाइंड कर रहा होगा, इसलिए एक्टिविटी घट रही है। टाइप 2 स्प्लाइसिंग मैंने क्या बताया था? टाइप 2 स्प्लाइसिंग मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर एडेनिन होता है, इसका 2 प्राइम OH जो होता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे अटैक करता है, इसका 3 प्राइम OH फ्री होता है और ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पे अटैक करता है। ये चीज करवाई थी मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है? जी काम करता है? नहीं, ये तो 1 में करता है, टाइप 1 स्प्लाइसिंग में। यहाँ पर एडेनिन का 2 प्राइम OH जो होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ फर्स्ट बेस ऑफ इंट्रोन। तो 5 प्राइम जो स्प्लाइस साइट होते हैं उसके फॉस्फेट पे अटैक किया जाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक मैंने बताया था प्रोटोजोन्स या ट्राइपेनोजोमा। ट्राइपेनोजोमा कौन सा स्प्लाइसिंग होता है? ट्रांस स्प्लाइसिंग। SNO-RNA में करवा चुकी हूँ आपको ये वाली चीजें। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर बोला गया इन प्रोकैरियोट्स इनिशिएटर tRNA क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है, तो मिथ्योनिन पे फॉर्माइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। सो यहाँ पर बोला गया ट्रांसफॉर्माइलेज ऐड करता है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स प्रोटीन है फॉर्माइल मिथ्योनिन? नहीं, आर्किया के पास तो मिथ्योनिन होता है। डिफॉर्माइलेज रिमूव द फॉर्माइल ग्रुप? बिल्कुल, डिफॉर्माइलेज रिमूव करता है फॉर्माइल ग्रुप को। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव मिथ्योनिन? नहीं। अमीनो पेप्टाइडेज ऑफन रिमूव द अमीनो टर्मिनल मिथ्योनिन? बिल्कुल, अमीनो पेप्टाइडेज जो होते हैं मिथ्योनिन को रिमूव करता है। अमीनो पेप्टाइडल रिमूव फॉर्माइल मिथ्योनिन? नहीं, फॉर्माइल मिथ्योनिन को फॉर्माइल ग्रुप को डिफॉर्माइलेज रिमूव करता है, मिथ्योनिन को अमीनो पेप्टाइडेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। फर्दरमोर इट वाज ऑब्जर्व दैट सीक्वेंस वर यू रिच, यूरोडिन रिच है एंड फाउंड टू बी स्ट्रेस डिस्पर्स अलोंग द सीक्वेंस। ये कहाँ पर होता है? यू रिच कहाँ देखने को मिलता है? यू ट्रांसफेरेज काम करती है गाइड आरएनए में, राइट। इसका हो जाएगा गाइड आरएनए मीडिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ यू इन्वॉल्विंग एंडोन्यूक्लियस टर्मिनल यू ट्रांसफेरेज एंड आरएनए लाइगेज। तो इसी से हिंट पकड़ सकते हो आप लोग। ये मैच इन द फॉलोइंग करना है, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। एग्जैक्ट मैंने कंसेप्ट आपको लिखवा रखा है नोट्स में। ये देखिए ट्राइपेनोजोमा में कौन सा होता है? प्रोटोजोन्स में ट्रांसप्लाइसिंग होती है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में ही आंसर है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई कंसेप्ट आपको नहीं लगाना। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ओनली फुल्ली प्रोसेस्ड मैच्योर एमआरएनए, मतलब फुल प्रोसेस्ड है, मैच्योर एमआरएनए है, वही एक्सपोर्ट हो सकता है कहाँ पर? साइटोसोल में। यानी एक सेल है, ये सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से साइटोसोल में मैच्योर आरएनए ही आ सकता है। प्री एमआरएनए एसोसिएटेड विद एसएनआरएनपी रिटेन इन न्यूक्लियस। अगर मान लो ये बाहर का मैं साइटोसोल मान लेती हूँ, न्यूक्लियस मान लेती हूँ, न्यूक्लियस में मान लो एसएनआरएनपी अटैच है, तो ऐसा प्री एमआरएनए जो भी मैच्योर नहीं हुआ है ये साइटोसोल में नहीं आ सकता, ये न्यूक्लियस में ही रहेगा। To demonstrate this, an experiment was performed where a gene coding pre-mRNA with a single intron was mutated. एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट में जीन इनकोडेड प्री एमआरएनए विद सिंगल इंट्रोन वाज म्यूटेटेड ईदर एट 5 प्राइम और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट और बोथ द स्प्लाइस साइट। एक हमने प्री एमआरएनए लिया, उसको क्या किया, या तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से हमने क्या किया, इसको म्यूटेट किया, या 3 प्राइम स्प्लाइस साइट के इंट्रोन रीजन को म्यूटेट किया,
या फिर दोनों को ही म्यूटेट किया, दोनों ही म्यूटेट किए, तो क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? प्री एमआरएनए हैविंग म्यूटेशन एट बोथ द स्प्लाइस साइट विल बी रिटेन इन न्यूक्लियस। कि जब हमने क्या किया, प्री एमआरएनए हैविंग म्यूटेशन एट बोथ द स्प्लाइस साइट, कि दोनों स्प्लाइस साइट में म्यूटेशन, आप खुद सोचिए मैच्योर एमआरएनए में क्या होता है, इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। अब मान लो कि दोनों स्प्लाइस साइट है, 5 प्राइम वाली स्प्लाइस साइट और 3 प्राइम, दोनों पे म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन हो गया, पता थोड़ी नहीं चलेगा अभी कि यहाँ पर इंट्रोन है भी कि नहीं, म्यूटेट हो गए हैं, तो आराम से साइटोसोल में आ जाएगी अगर म्यूटेट हो गया है तो। समझ रहे हो, म्यूटेट हो गया है वो, तो आराम से आ जाएगी साइटोसोल में, दोनों साइड पे म्यूटेशन हो गया, पहचान नहीं पाएगी आपकी सेल कि इसमें इंट्रोन है भी कि नहीं है, क्योंकि इंट्रोन वाला रीजन तो म्यूटेट हो गया है, आराम से आ जाएगी रिटेन इन द न्यूक्लियस। नो, pre-mRNA having mutation at both the splice site will be exported to cytosol because of the absence of bound snRNP। बिल्कुल, because of the absence of bound snRNP, क्योंकि म्यूटेशन हो गया है। pre-mRNA mutated at either 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। अब मान लो एक कंडीशन ऐसी है कि 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे म्यूटेशन हो गया है, या फिर 5 प्राइम या 3 प्राइम, कैसे मान लो 3 प्राइम पे म्यूटेशन हो गया, 5 प्राइम पे नहीं हो, तो यहाँ पर तो SNRN पे बाइंड रहेंगे ना, तो यहाँ पर तो आपकी सेल पहचान लेगी कि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसको न्यूक्लियस में ही रखेगी। सो प्री एमआरएनए म्यूटेटेड एट ईदर 3 प्राइम और 5 प्राइम स्प्लाइस साइट विल बी रिटेन इन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाउंड एसएनआरएनए। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जीन साइलेंसिंग के बारे में। जीन साइलेंसिंग जो है ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम लोग siRNA के बारे में पढ़ेंगे और miRNA के बारे में पढ़ेंगे। siRNA स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, miRNA जो है मैसेंजर इंटरफेरिंग आरएनए। तो यहाँ पर siRNA का ओरिजिन एंडोजेनस और एक्सोजेनस दोनों हो सकता है। एक्सोजेनस में क्या होता है, एक्सोजेनस में यानी बाहर की तरफ साइटोसोल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। साइटोसोल में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मैं आपको साथ साथ में बना के बताती रहती हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक स्लाइड ले लेते हैं, वेट। ये मान लो आप, ये है आपका न्यूक्लियस। एक्सोजेनस ओरिजिन देख रहे हैं हम लोग siRNA का। एक्सो यानी बाहर की तरफ, एंडो यानी न्यूक्लियस में इटसेल्फ, न्यूक्लियस में siRNA है। तो एक्सो यानी बाहर है, तो ये आपका यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंटर करता है साइटोसोल से, किसमें, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में एंटर करता है। न्यूक्लियस में कौन बैठा होता है, न्यूक्लियस में बैठा होता है डाइसर। कौन बैठा होता है, डाइसर। डाइसर जो होती है प्रोसेसिंग के लिए काम करता है। इसके पास एटीपीज एक्टिविटी भी होती है, हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है। तो जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है, इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ जाके डाइसर जो है बाइंड कर जाता है और इसकी प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, इसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसके टर्मिनल कट होते हैं और इसको siRNA में, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो siRNA होता है, इसके बाद में यहाँ पर एक प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं आपको, जो ये siRNA है, इसमें आपको ये 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं। एक स्ट्रैंड जो है इसको कहा जाता है गाइड आरएनए और दूसरे को कहा जाता है पैसेंजर स्ट्रैंड। एक को गाइड स्ट्रैंड कहा जाता है और एक को कहा जाता है पैसेंजर स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स है, ये जो पूरा आपको प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं बना हुआ, बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर आर्गिनेट कॉम्प्लेक्स भी है, न्यूएट प्रोटीन भी है। आर्गिनेट प्रोटीन जो होता है, इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, चीज ध्यान रखना। और भी बहुत सारे यहाँ पर आरएनए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर डाइसर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से मिलके प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें इसको लोड कर दिया जाता है siRNA को। siRNA इसमें लोड हो गया।
अब यहाँ क्या किया जाता है, एसआईआरएनए जब इसमें लोड हो जाता है, इसके पैसेंजर स्ट्रैंड को डिग्रेड कर दिया जाता है। किसको डिग्रेड कर दिया जाता है? पैसेंजर स्ट्रैंड जो है डिग्रेड हो जाता है। बचा क्या इसके पास में? अब बचा इसके पास में केवल गाइड। अब क्या होता है, अब इसके पास में केवल गाइड, मैं जी लिख देती हूँ, गाइड जीएस लिख देते, चलो गाइड ही लिख देती हूँ, गाइड स्ट्रैंड बचा। अब इसको कहते हैं हम लोग रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क का फुल फॉर्म होता है, ये देखिए, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये टारगेट एमआरएनए है जिसको डिग्रेड करना है, टारगेट आरएनए है जिसको डिग्रेड करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये गाइड आरएनए है, ये गाइड स्ट्रैंड होता है, ये तो इससे बाइंडिंग में हेल्प करता है। गाइड स्ट्रैंड जो है इससे बाइंडिंग में हेल्प करेगा। और आपको पता है कि रिस्क कॉम्प्लेक्स में आर्ग्यूनेट प्रोटीन भी प्रेजेंट है, तो ये आर्ग्यूनेट प्रोटीन जो है, ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स का आर्ग्यूनेट प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये ARG लिख देती हूँ, आर्ग्यूनेट प्रोटीन जो है इसके डिग्रेडेशन में हेल्प करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा और इसको साइलेंट कर देगा, यानी आगे प्रोटीन नहीं बना पाएगा। समझ गए? और एंडोजीनस का मतलब ये है कि साइटोसोल में ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। एंडोजीनस का मतलब है साइटोसोल में ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बाहर से नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। क्लियर है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंट्री लिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पर डाइसर प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके पास एटीपेज हेलिकेज एक्टिविटी है, ये बाइंड करेगी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, इसको ट्रिम करके एसआईआरएनए में कन्वर्ट करेगी। एसआईआरएनए का एक स्ट्रैंड गाइड आरएनए, एक पैसेंजर है, इसको लोड किया जाएगा रिस्क प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स में। प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स में पैसेंजर आरएनए को डिग्रेड किया जाता है, केवल गाइड आरएनए रह जाता है, जिसको रिस्क कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। रिस्क कॉम्प्लेक्स के पास डाइसर भी होती है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन जैसे आर्ग्यूनेट प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं एमआरएनए को। आर्ग्यूनेट जो होता है ये हेल्प करता है डिग्रेडेशन में और गाइड आरएनए एमआरएनए से बाइंडिंग में। क्लियर है? तो एंडोजिनस में क्या है, एंडोजिनस में ये है कि जीन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में ही। क्लियर? अब बात करते हैं एमआईआरएनए। एमआईआरएनए में एंडोजिनस ओरिजिन होता है, एंडोजिनस का मतलब है न्यूक्लियस में ही चीजें चलती हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा जो डीएनए है, डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है आरएनए में। तो यहाँ पर जो आरएनए पोल 2 है, यहाँ पर क्या बनाती है, एमआईआरएनए फॉर्मिंग जीन, PRI-mRNA बनता है। जो प्री एमआईआरएनए है, PRI-mRNA यानी एमआईआरएनए फॉर्मिंग जो जीन है, इसको डोर्सा प्रोटीन जो है किसमें कन्वर्ट करती है, प्री एमआईआरएनए में। एमआईआरएनए फॉर्मिंग जीन है, इस तरीके से लेट सपोज एमआईआरएनए फॉर्मिंग जीन है, इसको जो डोर्सा प्रोटीन है किसमें कन्वर्ट करती है, प्री एमआईआरएनए में। समझ में आया? एमआईआरएनए को प्री एमआईआरएनए में कौन कन्वर्ट करती है, डोर्सा। तो एमआईआरएनए स्टार्टिंग में हेयर पिन लूप लाइक होता है, तो इसकी प्रोसेसिंग देखिए यहाँ से कट कर दिया गया है, तो प्री एमआईआरएनए करता है ये। सो डोर्सा क्या होती है, डोर्सा एक आरएनएस 3 एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होती है। ठीक है, और प्रोसेसिंग के लिए ड्रोसोफिला में पाशा होती है और DGCR8 होती है मैमल्स में। सो यहाँ पर डोर्सा और पाशा काम करते हैं ये। तो डोर्सा और पाशा जो है ये किस में काम करते हैं, मैमल्स में। सॉरी, डोर्सा और DGCR8 काम करते हैं मैमल्स में, ड्रोसोफिला में डोर्सा और पाशा काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जाए उसका नाम ऐड कर देना। डोर्सा दोनों में ही कॉमन है, मैमल्स में भी ड्रोसोफिला में भी। इसके बाद इसको क्या किया जाता है, इसके बाद इस प्री एमआईआरएनए को XPO5 ट्रांसपोर्टर एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के थ्रू साइटोसोल में भेजा जाता है। साइटोसोल में जाने के बाद में हमें पता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में डाइसर प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डाइसर। क्या प्रेजेंट है, डाइसर। वेट अ सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, वेट। ये साइटोप्लाज्म आएगा, ये न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, ये चेंज कर लेना आप यहाँ पे, क्योंकि ये जो डाइसर है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में।
ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में डाइसर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। डाइसर क्या करती है, इससे बाइंड करेगी, बाइंड करके प्रोसेसिंग करेगी, एमआईआरएनए डुप्लेक्स बन गया। एमआईआरएनए डुप्लेक्स जो है, इसके बाद में प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके फिर रिस्क में जाएगा, तो एक ही स्ट्रैंड होगा जिसको गाइड आरएनए कहेंगे। ये गाइड आरएनए एमआईआरएनए के 3 प्राइम यूटीआर से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, 3 प्राइम यूटीआर से बाइंड करता है। 3 प्राइम यूटीआर से बाइंड करके यहाँ पर समझ में आई बात, वही चीज जो एसआईआरएनए में बताई थी कि प्री प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स होगा, उससे केवल गाइड आरएनए रहेगा। गाइड आरएनए जो है, ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है 3 प्राइम यूटीआर से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में इसके बाद में जो एर्गोनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डिग्रेड करवाने का काम करवाएगी। सो एमआईआरएनए जब परफेक्टली मैच कर जाता है 3 प्राइम यूटीआर से एमआरएनए के, तो चॉप ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर पार्शियली बाइंड करता है तो सीड सीक्वेंस फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, सीड सीक्वेंस। ये देखो, आप एक ही डायग्राम में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है यहाँ पर कि एमआईआरएनए के केस में क्या होता है। एमआईआरएनए के केस में न्यूक्लियस में जो एमआईआरएनए है, इसको प्री एमआईआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। डोशा प्रोटीन जो होती है, इसकी प्रोसेसिंग करके प्री एमआईआरएनए में कन्वर्ट करती है। फिर इसको एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। साइटोप्लाज्म में हमें पता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से एसआईआरएनए भी बना हुआ है। तो यहाँ पर डाइसर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, डाइसर प्रोटीन हमें पता है कि यहाँ पर बाइंड करेगी इस डबल स्टैंडर्ड से, बाइंड किया दोनों से, एमआरएनए एसआईआरएनए से, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, इसको चॉप ऑफ करके प्रोसेसिंग कर देगी। इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, गाइड आरएनए होता है। ये गाइड आरएनए पैसेंजर मान लो, ये गाइड आरएनए मान लो, पैसेंजर मान लो। इसके बाद में हमें पता है कि यहाँ पर प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स से पैसेंजर को हटा दिया जाता है, गाइड आरएनए रह जाता है। अब हमें पता है रिस्क कॉम्प्लेक्स के पास ये गाइड आरएनए चला गया, दोनों का ही, एमआरएनए एसआरएनए का। आर्गुनेट प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो गाइड आरएनए तो इसको एमआरएनए से बाइंड करवा देता है, और आर्गुनेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है, वो उसको डिग्रेड करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमआईआरएनए जो है, ये पैसेंजर स्ट्रैंड यहाँ से निकल गया, डबल स्ट्रैंड था ना यहाँ पर, तो पैसेंजर स्ट्रैंड दोनों का निकल गया। निकलने के बाद में केवल गाइड स्ट्रैंड रह गया। गाइड स्ट्रैंड जो होगा, ये तो बाइंड कर जाता है इस एमआरएनए से, टारगेट एमआरएनए से। ठीक है, और आप देखो जब ढंग से बाइंड नहीं होता तो सीड सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। ये क्या फॉर्म हो रहा है, ढंग से बाइंड नहीं करते तो सीड सीक्वेंस फॉर्म होता है। कौन से एंड से बाइंड कर रहा है, 3 प्राइम यूटीआर से। इसके अलावा यहाँ पर ये बाइंड करता है, और उसके बाद में जो एर्गोनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं इनको डिग्रेड करवाने में हेल्प करवा देता है। क्लियर है। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, डाइसर प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ है डाइसर, साइटोप्लाज्म में। ये किसके लिए काम करती है, पहली चीज तो प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, दोनों में ही प्रेजेंट है, एमआईआरएनए एसआईआरएनए दोनों के केस में। एमआईआरएनए प्रोसेसिंग और एसआईआरएनए प्रोसेसिंग दोनों में ही काम करती है। एक पॉइंट तो ये देखा। दूसरा, डोशा देखा। डोशा हमने केवल एमआईआरएनए में देखा, जो क्या कर रही थी, जो हमारे एमआईआरएनए को कन्वर्ट करवा रही थी, किसमें, प्री एमआईआरएनए में। और हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर था, तो यहीं पर थी हमारी डोशा। लोकेशन क्या थी, न्यूक्लियस। ठीक है, तो डोशा केवल कहाँ थी, डोशा केवल एमआईआरएनए के केस में थी, और हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर भी केवल एमआईआरएनए के केस में था। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट एमआरएनए के केस में क्या था, सीड सीक्वेंस भी यही फॉर्म हो रहा था। कहाँ फॉर्म हो रहा था, यहीं पर फॉर्म हो रहा था सीड सीक्वेंस भी। और ये 3 प्राइम यूटीआर से बाइंड करते हैं लास्ट में इसका जो गाइड आरएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा देखा हमने दोनों में, दोनों ही रिस्क कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं, तो रिस्क कॉम्प्लेक्स जो है, प्लस आप कह सकते हो आर्ग्यूनेट, आर्गुनेट प्रोटीन जो है, ये दोनों में है। एमआईआरएनए एसआईआरएनए दोनों के पास में है। एमआईआरएनए जो है ये नेचुरल मॉलिक्यूल है। एमआईआरएनए क्या है, नेचुरल मॉलिक्यूल है। जबकि जो एसआईआरएनए नेचुरल, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक दोनों हो सकता है।
नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो mRNA है ये बाइंड करता है किसके साथ, बाइंड टू mRNA थ्रू सीड सीक्वेंस। क्या होते हैं वो लिखवा रही हूं मैं, थ्रू 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड at its 5 prime end referred to as सीड सीक्वेंस। क्या कहा जाता है, सीड सीक्वेंस कहा जाता है। केवल ये डायग्राम आप कर लेना, आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, केवल ये डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम से आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। एक तरफ SIRNA दिखा रखा है, एक तरफ mRNA दिखा रखा है हमने। ठीक है, तो एक तरफ आप देख रहे हो SIRNA है, एक तरफ mRNA दिखाया गया। इसके अलावा ये है सीड सीक्वेंस। SIRNA क्या फॉर्म करता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA। SIRNA के केस में आपने देखा होगा डबल स्ट्रैंडेड RNA, mRNA फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। SIRNA कहाँ देखने को मिलता है, SIRNA मेनली साइटोसोल में देखने को मिलता है। SIRNA ध्यान रखना मेनली साइटोसोल में, इसकी प्रोसेसिंग मेनली साइटोसोल में ही होती है। mRNA की आपने देखा न्यूक्लियस में भी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, डोरशा कर रही है, साइटोसोल में भी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है ना, डाइसर कर रही है। SIRNA कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और mRNA इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, mRNA क्या करते हैं, ट्रांसलेशन अरेस्ट करता है, ट्रांसलेशन को रोकता है, ट्रांसलेशन अरेस्ट करता है। वही SIRNA जो है ये mRNA को कंप्लीटली डिग्रेड कर देता है। ट्रांसलेशन रोकना तो दूर, पहले ही ट्रांसलेशन ही रोक देगा, अरेस्ट करना तो दूर। SIRNA जो होता है ये 21 न्यूक्लियोटाइड होता है विद 2 न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, ओवरहैंग करते हैं एट 3 प्राइम एंड। और mRNA जो होता है 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड होता है। और यहाँ पर ये इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, mRNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, न्यूक्लियस और साइटोसोल दोनों में ही प्रोसेसिंग होगी। ये मेनली ट्रांसलेशन अरेस्ट करता है, 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड होता है। SIRNA डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, मेनली साइटोसोल में होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर mRNA डिग्रेड 21 to। क्योंकि देखिए जब मैंने यहाँ पर भी आपको बताया है ये चीज, यहाँ पर भी केवल न्यूक्लियस में डबल स्ट्रैंडेड RNA को लेके आ जा रहा है, एंटर कर रहा है, केवल एंटर कर रहा है। मेन काम कहाँ चल रहा है, चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए इसको हटा भी देती हूँ। मेन काम जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है इसका मेन काम तो साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। डबल स्ट्रैंडेड केवल बाहर से उठ के आया है, मेन प्रोसेसिंग इसकी कहाँ चल रही है, साइटोसोल में। वही अगर आप देखोगे तो mRNA तो साइटोस न्यूक्लियस में ही प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी डोरसा प्रोटीन ने। क्लियर है। क्वेश्चंस करिए। Which of the following statement not true about siRNA? siRNA has 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड। देखिए मैंने लिखवा भी दिया, ये 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड होंगे siRNA में, 21 न्यूक्लियोटाइड विद 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग एट 3 प्राइम एंड। तो करेक्ट है, ठीक है, नोट्स में ऐड कर लेना। siRNA इज प्रोसेस्ड बाय, प्रोसेसिंग siRNA की कौन करता है, डाइसर करता है। siRNA ऑफन इंड्यूस्ड बाय वायरस, एब्सोल्युटली लिख सकते हो siRNA ऑफन इंड्यूस्ड बाय वायरस। ठीक है, तो siRNA का प्रोसेसिंग जो है रिस्क नहीं करता, डाइसर करता है। हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर किसमें फॉर्म होता है, mRNA के केस में। ये वाला देखिए, जीन साइलेंसिंग इज मीडिएटेड बाय बोथ siRNA एंड mRNA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देम इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है, इनकरेक्ट। siRNA mRNA दोनों में डाइसर काम करती, बिल्कुल करती। कहाँ करती है, ये साइटोप्लाज्म में करती है।
बोथ siRNA mRNA यूजुअली गाइड साइलेंसिंग ऑफ सेम जेनेटिक लोकाई फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। मतलब siRNA mRNA जिस जीन से ओरिजिनेट हुए हैं, एक जीन यानी इटसेल्फ अ डीएनए, जिस डीएनए से आरएनए बना है, ये उसी को क्या करते हैं, साइलेंस करते हैं? नहीं, ये साइलेंस किसको करेंगे, टारगेट आरएनए को, तो ये इनकरेक्ट है। एमआईआरएनए नेचुरल मॉलिक्यूल है, एसआईआरएनए नेचुरल सिंथेटिक है, करेक्ट है। एमआईआरएनए जो है केवल वही ड्रोसा प्रोटीन जो है उसको वो करती है, प्रोसेस करती है, एसआईआरएनए को नहीं करती। बिल्कुल, एसआईआरएनए को केवल डाइसर करती है, डाइसर एमआईआरएनए को भी करती है, लेकिन ड्रोसा केवल केवल एमआईआरएनए में होती है। और कहाँ होती है, न्यूक्लियस में। आगे देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एमआईआरएनए से रिलेटेड। एमआईआरएनए इज पार्शली कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ एमआरएनए 3 प्राइम यूटीआर। बिल्कुल 3 प्राइम यूटीआर से बाइंड करता है। एमआईआरएनए ऑलवेज बेस पेयर विद एमआरएनए अराउंड एयू रिच सीक्वेंस, ये हमने पढ़ा नहीं है। एमआईआरएनए बेस पेयर विद एमआरएनए थ्रू 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड एट 5 प्राइम एंड रेफर टू एज सीड सीक्वेंस। बिल्कुल, ये डेफिनेशन मैंने अभी लिखवाई है आप लोगों को। एमआईआरएनए इज ऑलवेज पार्शली, ये जो ऑलवेज है ना, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत है। एब्सोल्युटली चीज कभी भी नहीं होती है साइंस में। siRNA mRNA आर यूज्ड फॉर अचीविंग जीन साइलेंसिंग, यानी स्मॉल इंटरफेरेंस। और mRNA जीन साइलेंसिंग का मतलब आप समझ रहे हो, डीएनए है ये, डीएनए से बना आरएनए। ये कब एक्सप्रेस होता है, जब प्रोटीन बन जाता है, इसको यहीं रोक देना, mRNA को ही डिग्रेड कर देना, ये mRNA कर देता है। siRNA जो ट्रांसलेशन हो रहा होता है, जब प्रोटीन बन रहा होता है, इसी को रेस्ट कर लेता है, प्रोटीन ही नहीं बनेगा। प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो जीन एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, जीन को साइलेंट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर siRNA mRNA प्रोसेस्ड बाय साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस डाइसर, बिल्कुल दोनों को ही डाइसर प्रोसेस करती है। ड्रोसा इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग mRNA एंड siRNA, नहीं, ड्रोसा जो है वो siRNA में नहीं होती, केवल mRNA में होती है। siRNA एंड mRNA शो एसोसिएशन विद आर्गेनिक प्रोटीन, हाँ दोनों में ही होता है। बोथ द प्रोसेसिंग पाथवे इन्वॉल्व रिस्क कॉम्प्लेक्स, हाँ दोनों में ही रिस्क कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट बी है केवल, लेकिन यहाँ पर बी केवल एक ऑप्शन में है, इसलिए हम लोगों को ना चाहते हुए भी थर्ड ऑप्ट करना पड़ा है, वरना ए स्टेटमेंट करेक्ट है। Virus induced gene silencing is a process that advantage of RNAi mediate antiviral defense mechanism। अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए ये RNAi क्यों हो रहा है, ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए करती हैं सेल्स, किसके लिए, डिफेंस मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग, सब एक ही टर्म है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली गाइड एसआईआरएनए टू टारगेट टू ट्रांसक्रिप्ट, कौन गाइड करता है एसआईआरएनए को, तो रिस्क गाइड करता है। रिस्क क्या बताता है, गाइड आरएनए को लेके जाता है मारने के पास में, गाइड आरएनए को बाइंड करवाता है, और रिस्क आर्गेनेट प्रोटीन से मिलके बनता है, तो वो उसको डिग्रेड करवा देगा, चॉप ऑफ करवा देगा। तो यहाँ पर भी दोबारा से आप देख सकते हो, siRNA जो है यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये कहाँ चल रहा है पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस चलता है पूरा साइटोप्लाज्म में। इसके बाद में फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ में ये जो siRNA है बाइंड करता है, डाइसर ने प्रोसेस किया तो siRNA बन गया। रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ जैसे बाइंड करता है तो पैसेंजर आरएनए को यहाँ से, ये जो पैसेंजर आरएनए इसको निकाल दिया जाता है, गाइड आरएनए रह जाता है। गाइड आरएनए जब यहाँ रह जाता है तो गाइड आरएनए को यहाँ पर टारगेट एमआरएनए के साथ बाइंड करवाया जाता है। 5 प्राइम एंड पे ये टारगेट एमआरएनए के साथ बाइंड हो गया। रिस्क के पास एर्गोनेट प्रोटीन भी होता है, तो यहाँ पर एर्गोनेट इसको डिग्रेड करवा देगा। तो एसआईआरएनए में क्या होता है मेनली, एसआईआरएनए के केस में मेनली ट्रांसलेशन बिल्कुल यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि एमआईआरएनए के केस में क्या होता है, एमआईआरएनए के केस में इतना इतना प्रोसेस जो है न्यूक्लियस में चलता है। यहाँ ड्रोसा और डीजीसीआर8 ये मेनली मैमल्स में होते हैं। वहीं अगर ये ड्रोसोफिला होता तो यहाँ पर डीजीसीआर8 की जगह पाशा होता। तो ड्रोसा डीजीसीआर8 क्या करते हैं, इस एमआईआरएनए जो है इसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं प्री एमआईआरएनए में। ये प्री एमआईआरएनए जो होता है न्यूक्लियस से एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के थ्रू कहाँ आता है, साइटोसोल में, वहां डाइसर बैठा होता है। डाइसर क्या करता है, डाइसर इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एमआईआरएनए में। एमआईआरएनए में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ रिस्क कॉम्प्लेक्स से बाइंड होने जाती है। रिस्क कॉम्प्लेक्स से जैसे बाइंड होगी, इस पे जो पैसेंजर आरएनए होता है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, गाइड आरएनए को रख लिया जाता है। गाइड आरएनए को जब रखा जाता है तो गाइड आरएनए जो होता है ये टारगेट एमआरएनए से बाइंड करता है। जब ये 5 प्राइम जो यहाँ पर एंड है, जब इसे 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड इसके बाइंड करते हैं तो सीड सीक्वेंसेस को कहा जाता है। जब ये फुल्ली बाइंड भी कर सकता है, पार्शली बाइंड भी कर सकता है, पार्शली बाइंड करते हैं तो सीड सीक्वेंस फॉर्म होता है। इसके बाद में ही इसका एर्गोनेट कॉम्प्लेक्स जो होता है क्या करता है, इस टारगेट एमआरएनए के टुकड़े टुकड़े करवा देता है। ठीक है, आई होप ये इस डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।